नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग आईएएस। देखो, अभी हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस बैच के में पॉलिटी पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर देखे हैं चैप्टर 1 के तहत। ठीक है, चैप्टर 1 के तहत हम लोगों ने अभी तक 5 लेक्चर देखे हैं। अभी 6 लेक्चर और 7 लेक्चर, 2 लेक्चर में चैप्टर 1 को ख़त्म करेंगे। ये बेसिक है ना। फिर उसके बाद हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आएंगे, फिर आगे ऐसे चैप्टर देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सिलेबस देखा था, फिर देखा था पॉलिटी और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है ना। पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में ऐसे शब्दों का मतलब देखा था। गवर्नेंस का क्या मतलब है, राज्य क्या मतलब है, राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। फिर संविधान हमारा राज्य के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं, जो डेफिनीशन राज्य की है ना। और संविधान और मतलब राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में हम संविधान को क्यों पढ़ते हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए, वो बताया था मैंने। संविधान का वर्गीकरण देख लिया था। फिर विभिन्न संस्थाएं, जैसे संवैधानिक संविधानेतर संस्थाएं क्या होती हैं, वो बताए थे। संविधान को कैसे पढ़ा जाता है कि आर्टिकल, सब क्लॉज ये सब बताए थे। अनुसूची क्या होती है ना। फिर संविधान के भाग बताए थे, उनका याद करने का तरीका भी बताया था। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, है ना। है तो 25, लेकिन लास्ट 22 ही है, क्योंकि बीच बीच में जैसे ये देखिए 14 ए कर दिया, 14 ए, तो ऐसे करके 25 है। ठीक है। फिर ट्रिक व्रिक बताई थी, याद उसमें। फिर अनुसूचियाँ बताई थी, जो 12 अनुसूचियाँ, उनमें कोई किस में क्या है ना। इसके बाद अनुसूचियों के बाद हमने अनुसूचियों तक हाँ हमारी बात हुई थी। अब आज लेक्चर 6 में देखो, ये 12 अनुसूची जो बताई थी, 12 अनुसूची में एक है 7वीं अनुसूची, है ना। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, मतलब कि किन विषयों पे केंद्र कानून बनाएगा, किन विषयों पे राज्य बनाएगा, किन विषयों पे दोनों बनाएंगे। तो ये 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची दी गई: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे केंद्र कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे राज्य कानून बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर संसद का दोनों ने बना दिया, राज्य ने भी बना दिया और केंद्र ने बना दिया, केंद्र का मतलब संसद, तो संसद ने अगर कानून बना दिया किसी विषय पे, समवर्ती सूची के विषय पे, और राज्य ने भी बना दिया, तो राज्य का कानून फिर लागू नहीं रहेगा, फिर संसद का कानून माना जाएगा। वो ज़्यादा सर्वोपरि है। तो अब इस 7वीं अनुसूची को हम देखेंगे कि इसके जैसे यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। 6वीं क्लास में यही देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किन किन विषयों पे कानून बनाते हैं। ये एग्ज़ाम में प्री में खूब पूछा जाता है, खासकर स्टेट पीएससी में, यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा, ये बीबीआर पीसीएस में, है ना, मध्य प्रदेश पीसीएस में, इनमें सब में ये ज़्यादा पूछा जाता है कि किन विषयों पे कौन कानून बना सकता है। तो वही देखेंगे कि संघ सूची में देखो, इस समय वर्तमान में 98 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, है ना। प्रविष्टियों को विषय भी कहते हैं, है ना, प्रविष्टियाँ हैं, है ना, विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। पहले ये 97 थे, लेकिन एक बढ़ा दिया गया है बाद में संविधान संशोधन करके। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है कि है, तो देखो 98 इस समय, लेकिन हम कुछ ही पढ़ेंगे जितने एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं बार बार, ये सभी आए हुए हैं एग्ज़ाम में। विदेशी मामलों पे केंद्रीय कानून बनाएगा, ठीक है ना। तभी देखो, विदेश मंत्रालय होता है भारत सरकार में, कोई राज्य का विदेश मंत्रालय थोड़ा नहीं होता है ना। विदेश नीति भारत सरकार डिसाइड करती है ना।
एस जयशंकर जी इस समय जैसे विदेश मंत्री हैं, वही डिसाइड करेंगे ना। कोई राज्य यूपी का कोई विदेश मंत्री थोड़ा नहीं होगा कि योगी जी अपना विदेश मंत्री लॉन्च कर दें कि वो अब डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान से कैसे हमारे रिलेशन होंगे, चाइना से कैसे। नहीं, वो भारत सरकार ही डिसाइड करेगी, है ना। एस जयशंकर जी ही डिसाइड करेंगे। इस देखो, इसीलिए आधिकारिक विदेश यात्रा, जो विदेश यात्रा भारत की तरफ से होती है, वो मोदी जी ही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, मोदी जी करते हैं, मतलब भारत सरकार के प्रतिनिधि ही करते हैं, कोई राज्य का नहीं जाएगा। वैसे चला जाए विदेश यात्रा, लेकिन ये नहीं कि भारत का रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नीति बन डिसाइड करने के लिए कि बाइडेन जी से मिलने, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने जाए कि हाँ हमारे देश में ये करो वो करो, वो नहीं कर सकते हैं। रेडियो टेलीविज़न पे भी ये विषय पे भी कानून बनाएगा केंद्रीय, है ना। दूरदर्शन है वगैरह वगैरह, इसीलिए ये नेशनल चैनल है ना। जनगणना पे ही केंद्र सरकार कानून बनाएगी, है ना। तभी हर 10 साल में भारत सरकार जनगणना कराती है ना। 2011 की बात कहते हैं, अभी जनगणना नहीं हुई है, कोविड मतलब होनी थी तो कोविड की वजह से टल गई, लेकिन अब देखो कब तक हो। रक्षा पर भी केंद्र का विषय है ना। इसलिए भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय होता है ना। राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री। तो रक्षा पर भी केंद्र कोई स्टेट नहीं कि हमारा रक्षा मंत्रालय होगा, हम अपनी एक सेना बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। आर्मी देखो, तभी आर्मी, नौसेना, वायुसेना, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि कौन सा विषय किस में आता है, एक जनरल सेंस से भी कि आर्मी, नौसेना, वायुसेना, है ना, ये सब भारत सरकार के अंडर में ही आती हैं, प्रेसिडेंट इनका प्रमुख होता है। इसीलिए देखो डीआरडीओ भी भारत सरकार के अंतर्गत आती संस्था। क्यों? क्योंकि रक्षा केंद्र सरकार का विषय है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। शेयर बाजार केंद्र सरकार का विषय है ना। ये इसमें यूनियन लिस्ट में आता है ना, संघ सूची में। तो शेयर बाजार, तभी देखो सेबी है जो ना, है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये भी भारत सरकार के अंतर्गत आती है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल लगा हुआ है, ऐसे आप जान जाएंगे ना कि जहाँ पे नेशनल हो वो सब केंद्र सरकार का विषय है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो केंद्र सरकार इसे डिसाइड करेगी, शेयर मार्केट को। डाकघर बचत बैंक केंद्र सरकार का विषय है ना। बीमा केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार ही इस पे कानून बनाएगी। देखो, इसीलिए पीएम किसान बीमा सुरक्षा योजना ऐसा लॉन्च की जाती है ना। बीमा में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा संसद, है ना, संसद ने कानून बनाकर 49% से 74% कर दिया। एफडीआई का मतलब है कि कोई भी, जैसे भारत में कोई कंपनी खुली, उसमें विदेश से कितना पैसा आ सकता है, यही है एफडीआई, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कितना पैसा आ सकता है उस कंपनी में, कोई ने भारत में कंपनी खोली, वो विदेश से कितना पैसा ले सकता है। तो संसद कहता है कि अगर उसे 100 रुपये की ज़रूरत है तो 74 रुपये वो विदेश से ले सकता है। अब ऐसा कानून बना दिया, पहले 49 रुपये ही ले सकता था। तो इसलिए संसद ने देखो कानून बनाया बीमा के क्षेत्र में। तो इसलिए इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, ना भी याद हो, कि बीमा केंद्र सरकार का विषय है ना। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, उस पर उत्पाद शुल्क जो लगता है वो केंद्र सरकार का विषय है, केंद्रीय विषय, संघ सूची का विषय है ना। तो उत्पाद शुल्क जान लेते हैं। तो कहते हैं ये एक एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में, एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है ना। ये घरेलू खपत के लिए होता है। अब जैसे कोई देश में ही कंपनी बनी, जैसे पार्ले जी बिस्किट की, तो पार्ले जी बिस्किट और इंडिया में ही पार्ले जी बिकने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ उत्पादन कर रहे बेचें बाहर कहीं जाके, नहीं। जब इंडिया में कोई कंपनी पार्ले जी बिस्किट की लगी और इंडिया के लोगों के लिए ही वो बना रही, वही इंडिया के लोग ही खा रहे पार्ले जी,
तो उस पे जो ड्यूटी लगेगी, उस पे जो कर लगेगा, उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। केंद्र सरकार का कोई मान लो पार्ले जी की फैक्ट्री लगी है, तो उसके गेट पे यहाँ पे देख लिया कि कितना पार्ले जी बिस्किट उत्पादन हुआ, एक बिस्किट पैकेट पे कितना, मान लो 1 पैसा सरकार ने टैक्स अपना लिया, बस 1 पैसा ले लिया, फिर जितने बिस्किट पैकेट होंगे उससे वो ले लेगा, मार्केट में आएंगे पार्ले जी बिस्किट, वही टैक्स सहित जितना उसका लागत आएगा, टैक्स आएगा, जो उसका मुनाफा हो उतने का वो फिर डिसाइड करके बेच देगा अपना। तो ये होता है उत्पाद शुल्क। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो सीएनजी है, ये भी इंडिया में खपत होने के लिए, मतलब बाहर से लाई गई गल्फ़ कंट्रीज से, फिर इंडिया में क्या है, इसकी खपत होगी। तो खपत होने के लिए जो इसे कंप्रेस करके या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को इसे रिफाइन करके अपना, जैसे जो कुछ भी प्रोसेस करके जब इसे उत्पाद के तौर पर भारत में बेचा जाता है, तो सरकार इस पर टैक्स लगाती है, उसी को वो टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी, है ना। देखो कहते हैं सीएनजी, पेट्रोलियम, शराब आदि जीएसटी के दायरे में नहीं आते, है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ों पे, शराब वराब पे राज्य सरकार टैक्स लेती है, कुछ पे सीएनजी, पेट्रोलियम आदि पे केंद्र सरकार अपना टैक्स लेती है। वैसे सभी अप्रत्यक्ष करों के लिए जीएसटी एक टैक्स बन गया, जिसकी कई 2-4 स्लैब हैं, है ना, वो इकोनॉमी में क्लास में ज़्यादा समझ में आएगा। गैस और गैस संकर्म, गैस वर्क, है ना, गैस संकर्म, संकर्म का मतलब होता है वर्क, है ना, वर्क, ठीक है ना। तो गैस एंड गैस वर्क तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज सूची में शामिल है। देखो जब प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस पे उत्पादन पे जब उसके टैक्स लगेगा तो वो केंद्र सरकार लगाएगी, लेकिन जब वही गैस राज्य में बिकने आएगी तब राज्य सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, तो वो फिर राज सूची का विषय हो जाएगा। ये अंतर समझ लेना, ये पूछा भी गया यूपीपीसीएस में। रेलवे, रेलवे भी केंद्र सरकार का, केंद्र सूची का विषय है, ठीक है ना। रेलवे, जबकि रेलवे पुलिस, जो रेलवे की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस है, वो राष्ट्र सूची का विषय है, लेकिन रेलवे केंद्र सूची का विषय है। तभी देखो बुलेट ट्रेन, है ना, वंदे भारत, ये सब का उद्घाटन या इन्हें चलाना, विदेश से, जापान से निवेश लाना, दुनिया का टेक्नोलॉजी का सब इंतजाम करना है भारत सरकार का विषय। वंदे भारत का मोदी जी उद्घाटन करते हैं। तो रेलवे का जो भी डेवलपमेंट है, रेलवे जो बाड़ा आएगा, ये सब केंद्र सरकार देखेगी, लेकिन रेलवे की सुरक्षा का जो दायित्व है राज्य सरकार का, उसके लिए उसे दिया जाता है पैसा राज्य सरकार को। निगम कॉरपोरेट टैक्स, ये केंद्र सरकार का मामला है। कह रहे कंपनियों के मुनाफे या आय पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर, ये निगम कर है ना। कब किसी कंपनी, मान लो XYZ कोई कंपनी है, पार्ले जी की कंपनी, उसने मुनाफा कमाया एक साल में बिस्किट बेच बेच के 1 लाख करोड़, तो उस पर जो उसकी आय पे टैक्स लेगी गवर्नमेंट की, आपने इतना मुनाफा कमाया, उस पर जो टैक्स लेगी उसी को कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। इसे भारत सरकार लगाती है कॉर्पोरेट टैक्स को, ठीक है ना। तभी देखो केंद्रीय बजट में जब बजट लॉन्च होता है, भारत सरकार का बजट लॉन्च होता है, तो वित्त मंत्री तरह तरह की छूट देते हैं कि हम इतना कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देंगे। मतलब कि अगर पार्ले जी कंपनी से भारत सरकार टैक्स में कम लेगी टैक्स, तो वो ज़्यादा निवेश करेगी और उत्पादन करेगी, और उत्पादन करेगी तो और लोगों को रोज़गार देगी। तो इस उद्देश्य से कि रोज़गार देश में बढ़े, तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देती है। तो निर्मला सीतारमण जी ने दिया था छूट की कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे इतना कम होगा, तो फिर विदेश से कंपनियाँ आती हैं कि अरे ये तो टैक्स कम ले रही गवर्नमेंट, चलो यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं चल के। अफीम की खेती केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। खानों मतलब माइंस, जहाँ कोयला वैला का निकाला जाता है, या गैर तेल क्षेत्रों में, है ना, गैर तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन रेगुलेशन, जैसे खानों में या तेल ऑयल फील्ड्स होती हैं, मतलब जहाँ जैसे मुंबई आई में, मुंबई और होगा, गैर नहीं होगा, और है तेल क्षेत्रों में मुंबई हाई,
है ना। ये जैसे इंडिया है, तो इधर उत्पादन असम साइड उत्पादन होता है, तेल निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। इधर मुंबई में है, यहाँ पे तेल निकाला जाता है, कई कंपनी रिलायंस निकाल रही हैं, है ना। तो इन क्षेत्रों में भी कैसे तेल निकाला जाएगा, वर्करों को सुरक्षा ना हो, ये सब केंद्र सरकार डिसाइड करती है। विदेशी ऋण केंद्र सरकार ले सकती है, कोई राज्य सरकार विदेश से ऋण मांगने नहीं जाएगा, केंद्र सरकार ही मांगेगी। युद्ध और शांति, युद्ध पाकिस्तान से युद्ध होना, ये केंद्र सरकार ही, मोदी जी ही डिसाइड करेंगे कि युद्ध होना है कि नहीं होना। कब युद्ध खत्म होगा ये मोदी जी ही डिसाइड करेंगे, कब युद्ध खत्म होगा, है ना। युद्ध और शांति ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है। डाक तार, है ना, डाक पोस्ट, ये सब टेलीफोन, ये सब। तभी स्पेक्ट्रम की नीलामी केंद्र सरकार करती है ना। ट्राई केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। टेलीकॉम कंपनियों को, ये वोडाफोन, एयरटेल, इन सबको रेगुलेट करने के लिए ट्राई है ना। तो ये हो गया केंद्र संघ सूची के विषय 16 आपने देख लिया। 16 से इतने से ही घुमा घुमा के प्रश्न आता है प्री में। अब देख लेते हैं राष्ट्र सूची में। राष्ट्र सूची में वर्तमान में 59 सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, प्रविष्टियाँ बोलते हैं इन्हें, प्रविष्टियाँ हैं। जबकि देखो शुरू में जब संविधान बना था तब इसमें 66 विषय थे। अब कुछ प्रविष्टियाँ विषय यहाँ से हटा दिए गए। यहाँ हटा के कहाँ गए होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में गए होंगे या तो केंद्र सूची में गए होंगे। तो इससे क्या हुआ कि राज्य और कमज़ोर हुए थोड़ा सा। देखो अभी संघवाद पढ़ाएंगे आपको, चैप्टर है पूरा। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य दोनों बराबर के संबंध में होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे केंद्र मजबूत स्थिति में है ना, राज्य को 59 सब्जेक्ट्स पे। हाँ, एक सेकेंड। तो मैंने कहा था कि भारत के यहाँ जो संघवाद है, फेडरलिज्म है, उसमें केंद्र मजबूत स्थिति में। क्यों केंद्र मजबूत स्थिति में? यही दिख रहा है, एक तो यही दिख रहा है कि केंद्र के पास 98 विषयों पे ना कानून बनाने की शक्ति है, जबकि राज्य के पास 59 विषयों पे कानून बनाने की शक्ति है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी कानून बनेगा, वो केंद्र और राज्य अगर एक विषय पे कानून बना दिए, कि मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में वन है ना, वन पे फॉरेस्ट पे केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया, तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून नहीं मान्य होगा। अगर दोनों ने कानून नहीं बनाया किसी एक विषय पे, तो अपना अपना चलता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि संघवाद में केंद्र ज़्यादा मजबूत स्थिति है भारत में, है ना। फिर केंद्र की मजबूत स्थिति का एक और कारण कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ना, जितना ये लिख दिया गया है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, इसके अलावा जो भी बचेगा, जैसे नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, रोबोटिक्स है, एआई है, साइबर क्राइम है, इन पे जो भी नए नए सब्जेक्ट्स आएंगे, उन पे केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, राज्य सरकार का कोई हक नहीं है। तो इसलिए केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में भारत के संघवाद में, फेडरलिज्म में। राज्य सूची में देखो कानून व्यवस्था आती है, पुलिस आती है। राज्य सूची का उत्तर प्रदेश पुलिस है ना, बिहार पुलिस, इसीलिए अलग अलग स्टेट की अलग अलग अपना पुलिस है। मध्य प्रदेश की पुलिस, राजस्थान की पुलिस। लोक व्यवस्था मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था और स्वच्छता, ये सब राज्य सूची का विषय है ना। अस्पताल ये सब राज्य सूची का विषय है। प्रविष्ट संख्या 6 में ये दिया हुआ है। ये आए हुए हैं सब प्रश्न, जैसे कुछ आए हुए हैं जिसमें प्रविष्ट संख्या इंपॉर्टेंट है, वो लिख दिया मैंने। प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि, ये केंद्र राज्य सूची इस पे कानून राज्य कानून बना सकता है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। गैस और गैस संक्रमण बताया था कि सीएनजी मान लो है, सीएनजी गैस है, उसके उत्पादन पर, जैसे उत्पादित हुई कहीं पे भारत में, है ना, उस पर जो टैक्स लगाएगी वो केंद्र सरकार लगाएगी। लेकिन जब वो बिकने आएगी राज्य में, तब राज्य उस पर टैक्स लगाएगी। ये लिखा है नीचे देखो, विक्रय पर टैक्स, है ना।
और गैस संक्रम, गैस पे जो वर्क होगा वो सब राज्य अपना उस पर टैक्स वैक्स लगाएगी। बस इसे ये याद रखना, गैस और गैस वर्क पे, है ना, वर्क याद रखना। जैसे गैस वर्क आ जाए तो आप राज सूची का विषय मानेंगे, और वही है, ये आया हुआ है प्रश्न 14। ये सभी आए हुए हैं, मतलब कई कई बार आए हुए हैं। रेलवे की सुरक्षा राज सूची का विषय है, जबकि रेलवे के डेवलपमेंट वगैरह ये सब केंद्र सूची का विषय है। तभी आप देखे होंगे कि रेलवे में उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही जीआरपी का वो पट्टा बांध के लाल वाला अपना ड्यूटी करता है ना। और रेलवे के जो थाने होते हैं वो उस ज़िले के एसपी के अंतर्गत आते हैं, है ना। अगर रेलवे थाने को कोई शिकायत करनी तो आप उस ज़िले के एसपी से शिकायत करिए, एक्शन लिया जाएगा अगर वहाँ नहीं लिया जा रहा है ना। ये सब चीज़ें हैं। विद्युत के उपभोग या विक्रय पे कर, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी के राज्य में बेची जाएगी या यहाँ पे लोग उसका उपभोग करेंगे, तब जो कर लगाएगी वो राज्य सरकार लगाएगी कर। तो देखो, जब बिजली का मीटर ईटर लगाना होता तो राज्य सरकार के ही कर्मचारी आके लगाते हैं, जेई वगैरह ये सब, है ना। जो बिल बेचती है राज्य सरकार ही बेचती है बिल, है ना। इन्हीं के सब जेई और ये जो लाइनमैन ये सब आते हैं वही अपना सही किया करते हैं, है ना। अगर बिजली पे बिल माफ़ करना है तो राज्य सरकार ही करती है ना। जैसे केजरीवाल जी अपना दिल्ली में बिल माफ़ किए हैं, पंजाब सरकार में किसानों के बिजली के बिल माफ़ की जाती है या सब्सिडी दी जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार में यही चलता है। तो ये इसका मतलब बिजली का जो उपभोग कर रही जनता उस पर राज्य सरकार निर्णय अपना लेती है ना, उसके बेचने पे, या राज्य सरकार उसे खरीद के अपना, जैसे यहाँ प्लांट लगा है उत्तराखंड में, मान लो बिजली वहाँ उत्पादित की जा रही है, तो वहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली खरीदती है और ख़रीद के अपना यहाँ उत्तर प्रदेश में बेचती है आके जब लोगों को, तो वो चाहे तो उसे फ्री में दे या अपना उनसे पैसा ले, जो भी लेगी वो अपना डिसाइड करेगी। तो इसीलिए राज्य सरकार के विषय, लेकिन बिजली का जो उत्पादन है उस पर केंद्र और राज्य दोनों का बराबर का हक है, कोई भी अपना प्लांट लगाए उत्पादन कराए। पंचायती राज राज्य स्टेट लिस्ट का विषय है ना। पंचायती राज से संबंधित कानून राज्य सरकार बनाती। पंचायती राज अभी पूरा चैप्टर है, उसमें भी आएगा कि इससे जो है प्रधान के, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत सदस्य, इन सब के लिए राज्य सरकार अपना विधानमंडल से पारित करा के कानून बनाती है ना। देखो, राज्य सरकार के विषय तभी कुछ स्टेट में द्विस्तरीय संरचना है पंचायत की, कुछ में त्रिस्तरीय संरचना है ना। और जब स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज का क्या मतलब, लोकल लेवल पे गवर्नेंस को प्रोत्साहन देना। तो हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो उसी अनुसार कानून वहाँ के होने चाहिए। तो इसलिए राज्य सरकार को ये चीज़ें दी गई हाथ में, है ना। पंचायतों का जो चुनाव है वो राज्य का चुनाव आयोग कराता है चुनाव, है ना। जो लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब केंद्र सरकार का चुनाव आयोग कराता है। जिससे इलेक्शन कमीशन, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग, भारत सरकार का चुनाव आयोग वही कराएगा चुनाव। भूमि तथा भूमि सुधार पर जो अधिनियम बनेंगे वो सब राज्य सूची के विषय हैं। ऊपर आपको बताया था कि 1951 में जब भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम बन रहे थे, है ना, जमींदारी के उन्मूलन के संबंध में तो विभिन्न राज्य अपने अपने यहाँ स्टेट में पारित कर रहे थे ये अधिनियम कि जमींदारी का उन्मूलन किया जाए। तो उसे सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है। तो उस समय नवीं अनुसूची, पहला ही अमेंडमेंट हुआ, नवीं अनुसूची बनाई गई। नेहरू जी के समय का कार्यकाल है, उस समय बनाई गई। और जो भी राज्य सरकार कानून पारित करते थे उसी नवीं अनुसूची में डाल दिए जाते थे ताकि उनका न्यायिक पुनरावलोकन ना हो सके, है ना। तो भूमि सुधार से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी राज्य सूची के विषय, उसी पे वो राज्य सरकार ही कानून बनाए। कारागार, जेल आदि से संबंधित सब यही बनाएगी। फिशरीज, मछली पालन से संबंधित राज्य सूची का विषय, राज्य सरकार कानून। बाजार और मेले
जो लगा करते हैं सब स्थानीय विषय हैं, तो राज्य सरकार ही बनाएगी ना। पशुधन, पशुधन से संबंधित राशि, तभी योगी जी ने गायों की सुरक्षा के लिए अपना सब किया है। भूमि और भवनों पर कर, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, इन सब पे कर भी राज्य सरकार ही लगाती है। विलास वस्तुओं पर कर, मनोरंजन आदि पर कर, है ना, ये सब राज्य सरकार ही लगाती है। विलास वस्तुएं मतलब जो बड़े बड़े लोगों की जो विलासता से संबंधित वस्तुएं होती हैं। देखो मनोरंजन पे टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार लगाती, तभी देखो कई मूवी को टैक्स फ्री कर देते हैं। योगी जी ने जैसे द केरला स्टोरी को मूवी को टैक्स फ्री किया अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये हो गया। 16 इसमें तक ही पढ़ने हैं, पूरे नहीं पढ़ने हैं, यही सब घूम घूम के आया करते हैं इसमें। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में उन आपराधिक मामले, है ना, इसमें दोनों ही कानून बनाएंगे ना। कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही बना सकते हैं आपराधिक मामले में, इसीलिए आईपीसी भारत सरकार का है ना, इंडियन पिनल कोड। अब इसे कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा संहिता, है ना, 2023 में पारित हुआ था। ये बिल के रूप में एक्ट के अधिनियम के 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। नाम बदल दिया गया, कुछ धाराएं ऊपर नीचे कर दी, कुछ बदला भी गया है, तो आईपीसी का भी ये नाम होगा। जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन, दोनों ही कानून बनाएंगे भारत सरकार और केंद्र सरकार, दोनों क्योंकि इम्पोर्टेंट का विषय है ना, तो दोनों पे इस पे कानून बनाएंगे। शिक्षा जैसे विषय है, दोनों ही कानून बनाएंगे, है ना। कह रहे थे प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व मतलब को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्योंकि शिक्षा इंपॉर्टेंट विषय है ना, तो फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया। तो फिर केंद्र और राज्य दोनों यूनिवर्सिटी होती है ना, जैसे केंद्र की यूनिवर्सिटी है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, राज्य की यूनिवर्सिटी है कानपुर में यूनिवर्सिटी है सीएसजेएम है ना, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी है जो ना छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की। ये जैसे राज्य यूनिवर्सिटी है, केंद्र की यूनिवर्सिटी है डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी न बनारस में, ये सब केंद्र की यूनिवर्सिटी है ना। तो इसका मतलब दोनों ही प्रकार की यूनिवर्सिटी, तो मतलब ये शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट का विषय होगा, ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप देख लें। वन इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। पहले वन राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, देखो 1976 के द्वारा 42वें के द्वारा शिक्षा को भी डाला गया कॉन्करेंट लिस्ट में और वन को भी डाला गया, है ना। देखो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण को लेके पहली बार सभी विश्व के नेता मिले कि भाई यहाँ पर्यावरण क्षरण हो रहा है, इसे देखा जाए, नहीं तो मिटते हम लोगों को देर नहीं लगेगी। तो इंदिरा जी भी वहाँ शामिल हुई, उन्होंने देखा कि इन्वायरमेंट को सुरक्षा का कितना बड़ा मुद्दा है और वन इससे इन्वायरमेंट को बहुत प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, तो वनों को संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन कराया और वन, शिक्षा, इन सब महत्वपूर्ण विषयों को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला, जिससे कि केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सके, है ना। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये इधर हो चुका है क्या? लेकिन अभी नीचे देखते हैं इधर। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये दोनों कॉन्करेंट लिस्ट के विषय हैं, है ना। तो इस पे दोनों कानून बनाएंगे। इसीलिए देखो 1975 से 70 के दौरान संजय गांधी ने नसबंदी तक कराई, है ना। तो यहाँ तक कि कई शादी नहीं जिनकी हुई थी उनकी भी करा डाले थे नसबंदी, इतना मतलब क्रूरता हो रही थी उस समय। संजय गांधी जी के मतलब ऑर्डर पे ये सब हो रहा था इंदिरा जी के बड़े बेटे थे।
और इसके लिए 76 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ। पहले ये राज्य सरकार का विषय था, लेकिन ये फिर केंद्र सरकार के विषय में डाला गया। तो ये देखा जाता है कि ये अगर केंद्र सरकार के विषय में आया तभी इन्होंने ऐसा किया, जबकि राज्य सरकार भी इस पे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पे अपना कानून बनाती है, दोनों बनाते हैं। अब देखो वो चीज़ अब नहीं रही। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता ही बहुत बड़ी चीज़ है, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। अब ऑटोमेटिक जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। इसके 5वें दौर के आंकड़े, मतलब कई कई दौर में आंकड़े इकट्ठे किया जाते हैं कि पहली बार इकट्ठे किए गए, दूसरी बार इकट्ठे किए गए, तीसरी बार, तो 5वीं बार जब इकट्ठे किए गए तो उसी को 5वीं दौर है ना। वो उन्होंने कहा कि कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे। कुल प्रजनन दर भारत में जो भी टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR है, वो 2.1 से भी नीचे है। अब देखो टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, कितना बच्चे उनसे मतलब पैदा हो रहे हैं। तो एक महिला का निकालते हैं, एक महिला कितना बच्चे पैदा कर सकती है, भारत में कर रही हैं। तो आइडियली माना गया है कि 2.1 होना चाहिए, कि एक महिला के 2.1 बच्चे हो जाए। 0.1 का मतलब है कि कई महिलाओं को एवरेज निकाला जा रहा ना, तो मतलब 2 बच्चे हों लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा हों, तो जैसे डेथ वेथ हो जाए तो जनसंख्या उतनी ही बनी रहे पूरे देश की एक प्रकार से। 0.1 बच्चा तो कोई पैदा नहीं करेगा कि 1.25 बच्चा पैदा कर दिया, है ना। तो ये एवरेज में ऐसा आता है 2.1। तो कहें 2.1 जब एक महिला की फर्टिलिटी रेट होगी, ये इतने बच्चे पैदा करेगी, तब देश की जनसंख्या जैसे 1.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मान लिए भाई है, तो उतनी हमेशा रहेगी। फिर उतनी जनसंख्या रिप्लेस हो जाएगी, उतने बच्चे नए आ जाएंगे। लेकिन अभी कहें कि ये NFHS के 5वें दौर के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वें दौर के आंकड़े बता रहे हैं कि 80.1 से भी नीचे आ गई है। मतलब अब देश की जनसंख्या घटेगी आगे चल के। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये शिक्षा और हर चीज़ों में जागरूकता, इन सब चीज़ों के कारण गरीबी जब कम होती तब बच्चे पैदा करने का दर कम हो जाती है ना। तो इन वजह से आया, ज़रूरी नहीं नसबंदी से है। नसबंदी तो बहुत तानाशाही रवैया होता है ना। तो ये इसका मतलब हुआ। विद्युत का उत्पादन वगैरह, इन सब पे दोनों कानून बना सकते हैं। और जबकि उपभोग या विक्रय विद्युत का बताए थे, वो राज्य सरकार कानून बना सकती है ना। आर्थिक और सामाजिक योजना, मतलब आर्थिक प्लानिंग की कैसे क्या विकास करना है ना, इन सब चीज़ों के लिए दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने अपना योजना आयोग बनाया था कि देश के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे देश का डेवलपमेंट हो। अब उसकी जगह नीति आयोग है ना, योजना आयोग की जगह। और इसीलिए बजट भी लाए जाते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अपने अपने, तो ये सभी अपनी अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। दंड प्रक्रिया दोनों बना सकते हैं, आपराधिक कानून, है ना। देखो कानून 2 प्रकार के होते हैं, हम पहले भी बता चुके, आज भी बता रहे हैं। एक होता है आपराधिक कानून, एक होता है सिविल कानून, है ना, दीवानी सिविल को बोलते हैं, आपराधिक को क्रिमिनल। तो आपराधिक कानून के लिए हमारे यहाँ IPC थी, अब उसका नाम हो गया है, देखो IPC को अब कहने लगे भारतीय दंड, IPC को अब कह रहे हैं, IPC को भारतीय न्याय संहिता, है ना। ऊपर मैंने गलत बता दिया था, यहाँ पे क्या नाम देखता हूँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC को कहते हैं, है ना। और IPC को भारतीय न्याय संहिता कह रहे हैं, ठीक है ना। ये सब 2023 में पारित हुए थे कानून। अब 1 जुलाई से इन सबका लागू हो जाएगा। कुछ नियम कानून बदले भी हैं, कुछ धाराएं ऊपर नीचे हुई हैं। तो CRPC को नाम दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, IPC को नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, है ना।
सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसे बोला जाता था, है ना, कि कैसे क्रिमिनल कानून में लाया जाएगा। सीआरपीसी में सब बताया गया है ना। आईपीसी में दंड बताया गया कि इस कृत्य के लिए, रेप के लिए ये सज़ा होगी, वो सज़ा होगी। ये सज़ा कैसे लागू होगी, कैसे न्यायालय में किसी को लाया जाएगा, कैसे क्या होगा, ये सब सीआरपीसी में बताया गया। और भारतीय साक्ष्य संहिता में उसमें ये बताया गया कि कौन कौन से साक्ष्य मान्य होंगे न्यायालय में, ये सब ऐसे आगे बताएंगे। तो जो कानून होते हैं तो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, सिविल प्रवृत्ति के होते हैं। जो आपराधिक कानून होते हैं उस पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों ही। सिविल कानून कौन होते हैं? उत्तराधिकार, विवाह का, है ना, ये सब सिविल कानून होते हैं, ठीक है ना। ये देखो, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सब सिविल कानून है। इस पे केंद्र राज्य दोनों बनाएंगे अपना कानून। तो देखो, जो सिविल कानून है उस पर केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं। इसीलिए देखो, यूसीसी अभी तक केंद्र सरकार नहीं ला सकी। मोदी जी जैसे बार बार यूसीसी की बात करते हैं, भाजपा अपने मैनिफेस्टो में बार बार डालती है, इस बार भी अभी डाला है कि हमारी सरकार अब आ गई 2024 में तो हम फिर यूसीसी लाएंगे पूरे देश के लिए। गोवा में यूसीसी आ गया है, उत्तराखंड में यूसीसी लाने से बिल लाया गया था, वो प्रेसिडेंट के पास अभी हिलगा हुआ है, पड़ा हुआ है ना। तो ये यूसीसी का मतलब है कि जो सिविल कानून है पूरे देश के लिए एक समान होंगे, कोई ये नहीं होगा कि इधर उधर हो। जो आपराधिक कानून है, जैसे भारतीय सुरक्षा संहिता है, न्याय संहिता है, सॉरी, वो जो पहले आईपीसी थी, पूरे देश के लिए एक ही है, पूरे सब के लिए एक दंड एक कानून, है ना। ऐसे सिविल में कि सबका विवाह से संबंधित जो भी निर्णय होंगे सबके लिए बराबर होंगे, तलाक से संबंधित जो भी निर्णय होंगे सबके लिए बराबर होंगे, ये है। तो ये आईपीसी, ये संघ सूची के ये 8-9 सब्जेक्ट थे, ये देख लेना। इतने से ही बार बार ऊपर नीचे करके पूछा जा रहा है ना। देखो, ये ट्रिक याद कर लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। ये ट्रिक दे दिए हैं कि कैसे अनुसूचियाँ याद की जा सकती हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक है। तो टीयर्स 1, ये जो टी है ना, टीयर्स टी से 1, ई से 2, ए से 1, 2, 3, 4, ए से 3 वाली आएगी, आर से 4 वाली आएगी, एस से 5 वाली आएगी, ओ से 6 वाली आएगी, एफ से 7 वाली आएगी, ओ से 8 वाली आएगी, है ना। ऐसे ये 12 तक हैं। तो 1 जो है टी है ना, टेरिटरीज एंड स्टेट्स, मतलब संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, है ना, वो आ गया। 2 जो है ई से तो एमुलमेंट्स, मतलब वेतन भत्ता, इनसे सब चीज़ें। 3 से तो एफर्मेशन एंड ओथ, जो ओथ वगैरह होती है ना, जो मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की, है ना, सांसदों की, है ना, या विधायकों की, सुप्रीम कोर्ट के जज की, कैग की, इन सब की ओथ के वगैरह में फॉर्मेशन, वही शपथ इन सब के बारे में बताया गया। 3-4 में राज्यसभा में सीट एलोकेशन, है ना, आर से राज्यसभा, है ना, सीट एलोकेशन की किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, है ना। 5वां शेड्यूल एरिया से, है ना। 6वां अदर शेड्यूल एरिया, ओ से, ओल्ड वाला ओ से आ गया ना, ये ऑफ वाला, है ना, अदर शेड्यूल्ड एरिया। तो यस, मतलब 5 जो यस था शेड्यूल एरिया, उसके अलावा जो अदर शेड्यूल ट्राइब, ऊपर जो 5 में जितने स्टेट दिए गए हैं सब उनको छोड़कर, ठीक है ना, उनके अलावा। तो एफ फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया है में, है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, 8वें में राजभाषा। एल से लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से जो अधिनियम बने थे वो 9वीं अनुसूची में डाले जाते थे, है ना। 1951 में पहली बार संशोधन किया गया, इसी को जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची डिफेक्शन, है ना, दल बदल परिवर्तन जो आधार पे जो कानून बना
वो इसी में डाला गया। दल बदल जो दल बदल लोग करते हैं, एक से दूसरे दल में जाते हैं सांसद विधायक लोग, उनसे संबंधित जो कानून है ना, वो 10वीं अनुसूची में डिफेक्शन है ना, दल बदल को डिफेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। 11वीं पंचायतों से, पी से पंचायत है ना, 12वीं में म्यूनिसिपैलिटी है ना, नगर पालिकाएँ। तो ये हो गया, एक ट्रिक है याद करने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।